नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा लोकसभा चुनाव के नजरिए से उत्तर प्रदेश की स्थिति की। उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन को लीड कर रही है एनडीए, वो 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटें ला पाएगी क्या? मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का हर नेता 80 सीटों की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आते हैं तो 80 की बात करते हैं, कहीं और जाते हैं तो 370 बीजेपी और 400 एनडीए की बात करते हैं। लेकिन आज चर्चा यूपी के 80 सीटों के उस दावे की होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने जा रही है। क्या इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद कि उसे लगता है कि 80 सीटें इस बार सारी की सारी सीटें आ जाएंगी क्या? इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे साथी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। लोकसभा चुनाव एकदम शबाब पर है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और 2014 और 2019 की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को देने वाला पहला राज्य है। क्या यही एक वजह है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी कह रहे नहीं इस बार 80 सीटें लाएंगे? देखिए, बहुत हाइपोथेटिकल होगा, थोड़ा सा प्री मेच्योर स्टेटमेंट होगा अगर इस पे कुछ बोला जाए, क्योंकि कई सर्वेज आ चुके हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड है सर्वेज में ये चीज़ की आप करीब पहुंच सकते हैं 80 के, लेकिन 80 पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसके लिए आपको हर संसदीय क्षेत्र में तकरीबन 48 से 50% वोट आपको लाने होंगे जीत हासिल करने के लिए। तो ये अचीव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है। अब आप कुछ दिन पहले अगर आप जाइए, 2014 में 73 सीटें सहयोगियों के साथ, फिर आप देखिए 19 में 64 सीटें आई थीं, 16 सीटें विपक्ष को गई थीं। इसके अलावा इस बार की जो तैयारी है, इस बार आपको आपके एनडीए के जो सहयोगी हैं उनके साथ हैं, सुभाषपा है, निषाद पार्टी है, अपना दल है, आरएलडी आ गई है। एक चीज़ बस ये प्लस पॉइंट है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकली आरएलडी आ गई है। एक प्लस पॉइंट ये है बीजेपी के पास इस बार, और राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, उसका एक प्लस पॉइंट हो सकता है अगर वहां तक हवा बनी रही तो। क्योंकि अभी इसका कोई एनालिसिस नहीं आया है, अभी तक इसका कोई ऐसा विश्लेषण नहीं आया जिससे ये पुख्ता तौर पर कहा जा सके कि राम मंदिर को लेकर के कोई ऐसी बयार चल रही है, कोई ऐसी बात चल रही है, वोटर्स के मन में कुछ ऐसा है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, तमाम सेफोलॉजिस्ट ने जो सर्वेज किए हैं अलग अलग सेक्टर में, उनका विश्लेषण किया है। ये बात जरूर है कि राम मंदिर का प्रभाव है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग जो सनातन और आस्था में विश्वास रखते हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उसका प्रभाव है। लेकिन मुझे लगता है कि एक और चीज़ है जो नहीं भूलनी चाहिए, जो डबल इंजन वाली बात की जाती है, योगी सरकार और मोदी सरकार, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन बड़ा ऐसा कॉम्बिनेशन बना है, प्लस इस कॉम्बिनेशन को ऐसे दिखाया गया है कि ये आदर्श है। बाकी जो दूसरा कॉम्बिनेशन है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, इन लोगों ने यूपी छोड़ दिया है, ये बार बार बीजेपी कह रही है। अखिलेश यादव एक इकलौते हैं जो फाइटर की तरह नजर आ रहे हैं, लेकिन एक अकेला आदमी क्या करेगा आप बताइए? बीएसपी है, उसने कह दिया कि साहब हम अकेले चलेंगे। अब उस अकेले चलने में वो किसका फायदा करेगी, किसका नुकसान करेगी, हर कोई समझ रहा है। तो ये बात सही है कि जो एनडीए है, जो बीजेपी एक सिस्टमेटिकली जिस तरीके से उन्होंने अलायंस किया, जो तैयारियां कर रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं, मुझे लगता है एक अच्छे नंबर आएंगे। तमाम सर्वेज ने 75+ दिया है, लेकिन 80 जो है वो मेरे मैजिक नंबर है, मिरेकल हो जाएगा वो, और आज तक कभी नहीं हुआ है। तो ये तो थोड़ा सा मुझे लगता है। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक 14 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है, और वो अगर आप कैंडिडेट्स आप देखेंगे, उनका समीकरण अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से 2007 में मायावती ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, शायद वो वही दोहराने जा रही है। ये 14 कैंडिडेट में आप सोचिए, 5 मुस्लिम कैंडिडेट दिए, 4 ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, उसमें क्षत्रिय है, एक सिर्फ एक दलित को वोट दिया, एक जाट है, गुर्जर है, एक ओबीसी प्रजापति को टिकट दिया। तो ये उनका मतलब जो है नहीं कि जो कहा जा रहा था कि सोशल इंजीनियरिंग मायावती की बहुजन समाज पार्टी का, अगर ये सोशल इंजीनियरिंग हुई तो सिर्फ और सिर्फ आप ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, ये भी मैं अयोध्या से बसपा ने
बीजेपी के ही व्यक्ति को टिकट दे दिया। अब देखिए, ये कह पाना अभी थोड़ा सा वही मैंने कहा बहुत प्री मैच्योर होगा कि जब तक सारी सीटों पर प्रत्याशी घोषित ना हो जाए और सभी पार्टियों के ना घोषित हो जाए। लेकिन बीएसपी जिस तरीके से चल रही, देखिए ये पूरा चुनाव माहौल और हवा का होता है। बीजेपी ने हवा अपने पक्ष में बनाई हुई है, उसके पक्ष में हवा चल रही है, नैरेटिव बना हुआ है। ये बात ठीक है। बीएसपी के पक्ष में ये हवा है कि उनके अपने सांसद, अभी एक और 5वें सांसद ने भी छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हाँ। तो ये नैरेटिव है कि आप अकेले जहाज में जाएंगे तो दो बड़े गठबंधन के बीच में आप धराशायी हो जाएंगे और आपके पास वो उतने वोट शेयर नहीं है जो सीट में कन्वर्ट हो पाए। आपके पास नंबर्स हो सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करके कुछ और उसमें आप जोड़ लेंगे, लेकिन सीटों में कन्वर्ट हो पाए ये थोड़ा शक की बात है, शंका की बात है। 13% वोट शेयर बसपा का अपना है, सोशल इंजीनियरिंग और कुछ और फैक्टर्स मिला करके कुछ आप और आगे तक बढ़ पाएंगे, लेकिन क्या 48, 49, 50%, 45% वोट शेयर हासिल करके आप जीत पाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है उन्होंने, लेकिन राहुल गांधी की अनुपस्थिति, प्रियंका गांधी की अनुपस्थिति, कांग्रेस की लीडरशिप की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है अखिलेश यादव को कुछ हद तक फायदा देगा और काफी हद तक नुकसान देगा। 6% के साथ मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर है अभी, पिछला अगर चुनाव देखें। और जब मायावती के साथ चुनाव लड़ी थी 2019 में समाजवादी पार्टी, तो मेरे ख्याल से 32% था या 32% इस बार था। इस 32% 2022 के विधानसभा चुनाव में था। तो 32 और 6 38 ओवरऑल, ये मतलब अगर उनका 19 का जोड़ लें या 22 का भी जोड़ लें, उनका 6% और इनका 32%, तो 38% वोट हो रहा है। क्या ये कंसोलिडेट होकर के आपको लग रहा है कि ये जीत सकने की स्थिति में है? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित और मुस्लिम कैंडिडेट मिल करके लगभग 50% से ज्यादा का वोट शेयर लेकर के आ रहे हैं, चल रहे हैं। बसपा ने कई जगहों पे मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। मेरी वही बात है। आरएलडी के भाजपा के साथ जुड़ने के साथ ये जो आप जोड़े 38%, ये अर्थमेटिक है, ये बहुत सही नहीं होता है, ये बदलता रहता है। तो इसमें कुछ जगहों पे हो सकता है कि आप इसी नंबर के साथ जाएं, लेकिन कुछ जगहों पे आपको नुकसान भी होगा, क्योंकि आपके सामने देखिए आरएलडी का कौन है, बीएसपी का कौन है, बीजेपी का कौन है। तो ये मतलब हमें वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस समय आरएलडी थी समाजवादी पार्टी के साथ, तो कौन कौन से प्रत्याशी उसके अगेंस्ट में है, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, एक चीज और, हमको उस पूरे इलाके में चंद्रशेखर आजाद को नहीं भूलना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद का देखिए एक पॉकेट में अच्छा होल्ड है, मुझे लगता है कि वो फायदा पहुंचाएगा जिस गठबंधन के साथ वो जुड़े हुए हैं, लेकिन ओवरऑल उत्तर प्रदेश में वो प्रभाव नहीं होगा। बीएसपी का अकेले चलना, मैं अभी भी कह रहा हूं, बीएसपी का अकेले चलना कहीं ना कहीं एनडीए या फिर बीजेपी को फायदा ही पहुंचा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी मान करके, थोड़ा सा सीटों पे बात करें, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में पहली लिस्ट में 51 नाम आए थे और उसमें से एक टिकट वापस हो गया था, बाराबंकी वाला। तो 50 नाम अभी घोषणा हुई है, लेकिन बहुत सारे अभी जो अपने अपने क्षेत्रों के जो छत्रप हैं यूपी में, उन पर भी फैसला आना है। कैसरगंज की सीट है, पीलीभीत की सीट है, सुल्तानपुर की सीट है, गाजियाबाद की सीट है, प्रयागराज की सीट है, देवरिया है। तो ऐसी ये बहुत सारी, और उनमें से 2-3 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप पीलीभीत की बात करेंगे तो 96 से लगातार वहां से मेनका गांधी चुनाव जीतती रही हैं, और उसके बाद 19 में वरुण गांधी गए, वो भी जीते। सुल्तानपुर में भी कमोबेश यही स्थिति रही है। देखिए बिल्कुल, ये सेकेंड फेज में उन्हीं सीटों को बीजेपी को घोषित करना है जहां पे कुछ सवाल जरूर थे बीजेपी के सामने, तो उन सवालों को एड्रेस करने के लिए वक्त लिया जा रहा है। ये बात सही है कि वरुण गांधी बहुत मुश्किल है कि इस बार टिकट मिले, कह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका जिस तरीके से रुख रहा है वहां के लोगों का भी कोई, देखिए वैसे ये बात सही है कि वरुण गांधी अपने चेहरे पे चुनाव नहीं जीतते हैं, वो जीतते हैं पीएम के चेहरे पर, मोदी जी के चेहरे पे। मेनका गांधी मुझे लगता है कि ओल्ड एज है और सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, जिस तरीके से उनका ये रहा है, मुझे लगता है कि अब वो भी चेंज होगा। कैसरगंज है, इसमें देवरिया है, प्रयागराज है, रीता बहुगुणा जोशी ने विधानसभा चुनाव में जो उनके घर से एक बगावत देखने को मिली, तो कुछ जो सीटें सामने आई हैं, कानपुर है, उसमें गाजियाबाद है, जहां क्वेश्चन मार्क था उनको रोका गया है। उनमें से मुझे लगता है कि काफी हद तक बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ सीटों को वॉकओवर दे दिया जाएगा, जिन पे देवरिया का नाम है कि हो सकता है वापस उनको दे दिया जाए, रमापति राम त्रिपाठी को। गाजियाबाद में हो सकता है उनको रिपीट कर दिया जाए, लेकिन कैसरगंज में, प्रयागराज में, कानपुर में ये कुछ सीटें ऐसी हैं
जिस पर सबकी नजरें हैं, यहाँ पर लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर बदलाव हो, तो बीजेपी क्या वो बदलाव और यही वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी शायद लग रहा है कि कुछ ना कुछ अगर हमको बहुत फूंक फूंक के कदम उठाना पड़ेगा, कहीं खतरा ना हो जाए, कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए। देखिए, ये बीजेपी ने तो ये बता दिया है अपने रुख से, जिस तरीके से उन लोगों को हैंडल कर रही है, कि आप बीजेपी से लड़ करके आप फौरी तौर पे आप एक मैसेज तो दे देंगे, लेकिन नुकसान आपका ही है, नुकसान हो जाए। तो बीजेपी कड़े फैसले लेने में इस समय पीछे नहीं है। आप देखिए, पशुपति पारस को बिहार में बाहर कर दिया, भाई उनकी जरूरत नहीं थी, आज उनको बाहर कर दिया। जहां जरूरत हो उनको जोड़ने में गुरेज भी नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम करने पड़ रहे हैं कि जिससे कोई जुड़ रहा है तो उसको जोड़ भी रहे हैं। तो ये बात सही है कि आज जो कुछ सीटों पर अगर बदलाव होंगे तो विरोध के सुर उठेंगे, लेकिन वो इतने प्रभावशाली नहीं होंगे जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाए। ठीक बात है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो 80 का टारगेट लेकर के चल रही, क्या वो अचीवेबल लग रहा है आपको? और अगर लग रहा है तो कैसे लग रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। हमारा जो डिस्कशन है, हमारा जो विश्लेषण है, वो आपको कैसा लगा वो भी लिखिए। साथ में अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारा ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या किसी भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो जरूर कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइव।